हेलो एवरीवन। टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड। और ये एक सब टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वाले सिलेबस में, यूनिट 2 में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ क्या होती हैं? वैल्यूज़ के बारे में हमने बहुत बार सुना है, ठीक है, कि हमें बहुत बार समझाया भी जाता है कि आपके अंदर वैल्यूज़ होनी चाहिए, आपको मतलब अच्छे काम करने चाहिए, ठीक है। तो जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमें डिफरेंशिएट कराती हैं कि अच्छे और बुरे काम क्या होते हैं, ठीक है। वैल्यूज़ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो इंडिविजुअल में होते हैं और कंसिडर्ड, हम क्या कंसिडर करते हैं कि वो डिज़ायरेबल हो, ठीक है। तो वैल्यूज़ मतलब एटीट्यूड से सिमिलर होती है, बट हम ये कह सकते हैं कि जो वैल्यूज़ होती हैं वो मोर परमानेंट होती हैं। मतलब एटीट्यूड जो है वो थोड़ा जल्दी चेंज हो जाता है, बट जो वैल्यूज़ होती हैं वो मोर परमानेंट होती हैं इन अ पर्सन, ठीक है। तो वैल्यूज़ जो बोल्ड में मैंने लिखा है उसे एक बार पढ़ देती हूँ। वैल्यूज़ डिफाइन इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एज द कलेक्टिव कंसेप्शंस ऑफ व्हाट इज कंसिडर्ड गुड, डिजायरेबल एंड प्रॉपर, और बैड, अनडिजायरेबल एंड इम्प्रॉपर इन अ कल्चर, ठीक है। तो वैल्यूज़ हमें क्या बताती हैं कि कौन से एट्रीब्यूट्स हमारे डिजायरेबल हैं, नॉन डिजायरेबल हैं, ठीक है, प्रॉपर हैं, बैड हैं। ये सब चीज़ें क्या बताता है हमारा? वैल्यूज़ हमें बताता है, ठीक है। वैल्यू सिस्टम हमारा होता है पूरा, ठीक है, वो हमें बताता है। तो एथिक्स भी इसी का पार्ट होता है, ठीक है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में आजकल एथिक्स पे बहुत जोर दिया जाता है, तो वो इसीलिए दिया जाता है कि ताकि जो हमारे बिहेवियर्स हैं वो डिज़ायरेबल ही हो, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन एक बनाया हुआ है, डिफ्रेंसिएशन इज़ रॉन्ग वर्ड, कैटेगराइज किया हुआ है कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पे, ठीक है। तो एक एक करके इसको देखते हैं। तीन तरह से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा टर्मिनल और इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है, जो मिल्टन रोकिच ने दिया। देन प्रेगमेटिक एंड मॉरलिस्टिक, जो जॉर्ज इंग्लैंड ने। एंड थियोरटिकल, इकोनॉमिक, एस्थेटिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल, ठीक है, ये किसने दिया? GW एल्पॉट, PE वर्नन एंड जी लिंडसी, ठीक है। अब इसको एक बार देख लेते हैं डिटेल में, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मिल्टन रॉकीच ने जो हमें दिया है कैटेगराइजेशन टर्मिनल और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू का। अब टर्मिनल वैल्यूज़ क्या होती हैं? इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अब फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ में पैसा बहुत मैटर करता है, ठीक है, लेकिन आपका अल्टीमेट गोल क्या है? कि आपको खुश रहना है, ठीक है। तो आपका खुश रहना इज़ द एंड गोल। आपको खुश रहना है, अल्टीमेटली आपका ये एंड गोल है एंड अल्टीमेट आपका गोल है। लेकिन आप खुश कैसे रहते हो? आप पैसे से रहते हो, ठीक है। जब आप पैसा कमा रहे होते हो तो आप खुश रहते हो। तो यहाँ पे पैसा कमाना जो है वो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू हो गई, ठीक है, और टर्मिनल वैल्यू हो गई आपका खुश रहना। यानी कि आपका जो एंड गोल या अल्टीमेट गोल जो होता है वो टर्मिनल वैल्यू होता है, और जो टर्मिनल वैल्यू को पूरा करने में जो हेल्प करता है वो होता है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है, जैसे इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, जैसे हम कभी भी लैब में जाते थे तो हम कोई भी जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से जब हम अपना एंड गोल का एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ हमारी हेल्प करती हैं, ठीक है। तो टर्मिनल मतलब लास्ट जो हमारा गोल है, और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट हम यूज़ करते हैं चीज़ें टू रीच आर टर्मिनल वैल्यू, यानी कि अल्टीमेट गोल, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं टर्मिनल वैल्यू क्या होती है। एन अल्टीमेट गोल और एंड ऑफ अ पर्सन, इट माइट इंक्लूड कंफर्टेबल लाइफ, फैमिली सिक्योरिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, एक्सेट्रा। Instrumental values relates to means for achieving the desired outcome or end. In other words, a tool to acquire a terminal value. ठीक है। अब प्रेगमेटिक और मॉरलिस्टिक का देख लेते हैं। प्रेगमेटिक वैल्यूज बोलती हैं कि जो भी प्रैक्टिकल होता है वो सही होता है, ठीक है, उसमें हमें देखने की ज़रूरत नहीं है कि ये सही है, अच्छा है, बुरा है, ठीक है। जो प्रैक्टिकल है वो सही है। प्रैग्मेटिक, पी से प्रैग्मेटिक, पी से प्रैक्टिकल, ठीक है। तो जो भी प्रैक्टिकल है वो सही है, ये प्रैग्मेटिक वैल्यू का मानना है। मॉरलिस्टिक वैल्यू क्या कहती हैं? मॉरलिस्टिक से ही समझ आ गया, मॉरल आ रहा है उसमें, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मॉरल जज करना पड़ेगा। मतलब मॉरल कैसे? कि हमें देखना पड़ेगा कि अच्छा है या बुरा है। सिर्फ हम प्रैक्टिकलिटी पे नहीं जा सकते, यहाँ पे हमें एथिक्स पे रिलाई करना पड़ेगा। हमें बताना पड़ेगा कि ये सही है या नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो कैटेगराइजेशन है वो ये है, और इसमें आपको बस ये याद रखना है कि आपको वर्ड का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, बाकी आपको समझ आ जाएगा। जैसे थ्योरेटिकल मतलब क्या होता है? वो वैल्यूज़ जहाँ पे जो इंसान है वो इंटरेस्टेड है इन द डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ थ्रू रीजनिंग एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग, ठीक है। थ्योरी, कोई भी थ्योरी जो है अगर उसमें कोई भी इंटरेस्टेड है तो वो होती है थ्योरेटिकल वैल्यूज़। इकोनॉमिक वैल्यूज़ मतलब यहाँ पे मनी से रिलेटेड आ गया, ठीक है। जहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, इंटरेस्ट इन यूजफुलनेस एंड प्रैक्टिकलिटी आ जाएगा, तो वहाँ पे इकोनॉमिक वैल्यूज़ है। मतलब एस्थेटिक वैल्यूज़, एस्थेटिक का मीनिंग
अगर याद रखोगे तो आपको याद रहेगा कि ब्यूटी से रिलेटेड होता है एस्थेटिक का मीनिंग, ठीक है। तो जो भी ब्यूटी फॉर्म या आर्टिस्टिक चीज़ों में इंटरेस्टेड है वहाँ पे एस्थेटिक वैल्यूज़ आ जाएंगी। सोशल कहते हैं ना, वो इंसान बहुत सोशल है, दैट मीन्स उसके अंदर जो है इंटरेस्ट है इन पीपल एंड उसको मतलब और लोगों से ज़्यादा ही और शी लव्स एज अ ह्यूमन रिलेशनशिप, मतलब उसको ह्यूमन रिलेशनशिप में बहुत इंटरेस्ट है। देन पॉलिटिकल, पॉलिटिकल मतलब कि जिसको इंटरेस्ट होता है इन गेनिंग पावर एंड इन्फ्लुएंसिंग पीपल, तो वो हो जाती हैं पॉलिटिकल वैल्यूज़। देन रिलीजियस वैल्यूज़, इंटरेस्ट इन यूनिटी एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉस्मोस एज अ होल, तो ये आ जाता है रिलीजियस में, ठीक है। नाउ एटीट्यूड, हमने वैल्यूज़ पढ़ लिया, हमने समझा कि वैल्यूज़ हमें गाइड करती हैं कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। वो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो यूजुअली जो बताए जाते हैं कि ये एट्रीब्यूट सही हैं और ये गलत हैं, ठीक है। एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड जैसे हमने पढ़ा कि थोड़ा मतलब शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। वैल्यूज़ लॉन्ग टर्म होती हैं, बट एटीट्यूड हमारे चेंज हो जाते हैं। तो एटीट्यूड हमारा होता है कि किस तरीके से हम सोचते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है। वो चीज़ हो सकती है, इंसान हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कुछ भी XYZ, ठीक है। एन नंबर ऑफ थिंग्स के बारे में आप अपना मतलब आपका एक एटीट्यूड क्रिएट हो सकता है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप शिमला गए, ठीक है, तो आपकी फैमिली में 6 मेंबर्स थे। आपका एटीट्यूड कुछ और होगा शिमला को लेके, आपके भाई का कुछ और होगा, मम्मी का कुछ और, पापा का कुछ और, दादा दादी का कुछ और, ठीक है। तो यहाँ पे जो एटीट्यूड होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, क्योंकि हम चीज़ों को अलग तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो किसी के लिए शिमला बहुत अच्छा होगा, किसी के लिए उतना अच्छा नहीं होगा, किसी के लिए बुरा होगा, ठीक है। तो ये एटीट्यूड ही है जो हमें डिफरेंट कर देता है सोचने मतलब हमारा जो, अब किसी को किसी का एटीट्यूड उसी चीज़ को लेके पॉजिटिव हो सकता है और किसी का नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो एटीट्यूड मैटर्स। चलो अब कंपोनेंट्स पे आते हैं कि इसमें कंपोनेंट्स का क्या रोल है। अब यहाँ पे कंपोनेंट्स को ना बहुत अच्छे से समझना, बिकॉज कई बार इस पर क्वेश्चन आ जाता है एंड काफ़ी अच्छा होता है क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ। तो लेट्स स्टार्ट। कंपोनेंट्स का मतलब यहाँ पर है पहला कंपोनेंट है हमारा इंफॉर्मेशनल कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट है इमोशनल कंपोनेंट और तीसरा है बिहेवियरल कंपोनेंट। अब ध्यान से इस बात को समझना कि इंफॉर्मेशनल मतलब हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। इंफॉर्मेशन मिल रही है, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का मतलब होता है हमारा जो माइंड है वो कुछ काम कर रहा है यहाँ पे। देन अफेक्टिव और इमोशनल कंपोनेंट, यहाँ पे क्या होता है कि हम कुछ रिलेट करने लग गए उस चीज़ से, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी उससे हम रिलेट करने लगे। और बिहेवियरल कंपोनेंट मतलब हमने जो पहले के 2 कंपोनेंट्स हैं यानी इन्फॉर्मेशनल और इमोशनल, उस कंपोनेंट, उन दोनों कंपोनेंट के हिसाब से हमने कुछ बिहेवियर में अपने चेंज ला दिया या कुछ एक्शन हमने वहाँ पे परफॉर्म किया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपको कोई पेपर देना है, ठीक है। आपको मान लो SSC का पेपर देना है, ठीक है। SSC एक पेपर है, आपको पता चला कि SSC एक पेपर है, तो वो आपकी हो गई इन्फॉर्मेशनल कंपोनेंट। फिर आपने थोड़ा और सर्च किया तो आपको पता चलता है कि वहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट मिलती हैं, ठीक है, पेपर अगर आप क्लियर कर लोगे तो। अब आप ये सर्च करते करते आप उससे कनेक्ट होने लगते हो, तो वहाँ पे आ जाता है आपका इमोशनल कंपोनेंट, ठीक है। आपने देखा कि जो आपको बनना था वो पोस्ट वहाँ पे अवेलेबल है उस एग्जाम को देने के बाद, तो आप उससे कनेक्ट हो गए, आपका इमोशनल कंपोनेंट जुड़ गया वहाँ पे, बिकॉज आपको जो बनना है वो आपको दिख रहा है सामने कि वहाँ पे है, ठीक है। तो बिहेवियरल कंपोनेंट क्या आ गया, फाइनली आपने सोच लिया कि आप ये एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे, ठीक है, और आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो, तो वो जो होता है वो बिहेवियरल कंपोनेंट होता है। अब इसको और अच्छे से हम एक और एग्जांपल से समझेंगे आगे, ये वाला। तो यहाँ पे कॉग्निटिव जो है वो इवैल्यूएशन है, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा माइंड इन्वॉल्व होता है, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सुपरवाइजर, माई सुपरवाइजर गेव अ प्रमोशन टू अ कोवर्कर हु डिजर्व्ड इट लेस देन मी। तो यहाँ पे हमने एक इन्फॉर्मेशन क्रिएट की जिसमें हमें पता चल रहा है कि माई सुपरवाइजर इज़ अनफेयर। क्यों हमने ऐसा सोचा, बिकॉज जो प्रमोशन है वो मेरे कोवर्कर को दे दिया जो उसको कम डिजर्व करता था, ठीक है। अफेक्टिव, दूसरा कंपोनेंट क्या है, अफेक्टिव फीलिंग। तो यहाँ पे एक फीलिंग आ गई कि आई डिसलाइक माई सुपरवाइजर, ठीक है। एंड फाइनली एक बिहेवियर क्रिएट हो गया कि आई एम लुकिंग फॉर अदर जॉब। तो लास्ट में मैंने एक अदर जॉब के लिए सर्च करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमारा कॉग्निटिव जो होता है वो इंफॉर्मेशनल होता है, और अफेक्टिव जो होता है वहाँ पे एक फीलिंग क्रिएट होती है, एंड फाइनली हम बिहेवियर में चेंज ले आते हैं एंड एक्शन परफॉर्म कर देते हैं, ठीक है। तो एक बार इसका डिफरेंस देख लेते हैं, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज जो हमने पढ़ा दोनों का डिफरेंस एक बार अच्छे से देख लेते हैं।
एटीट्यूड्स क्या होते हैं? बिलीव्स और व्यूज़, ठीक है? वैल्यूज़ भी क्या होते हैं? बिलीव्स और व्यूज़। ये तो एक सिमिलैरिटी हो गई, ठीक है? अब एटीट्यूड क्या होते हैं कि व्हाट डू यू लाइक और डिसलाइक, और वैल्यूज़ क्या होता है कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू, ठीक है? हर इंसान की वैल्यूज़ जो है वो डिफरेंट होती हैं, बिकॉज हमारी जो कंडीशनिंग होती है वो कुछ अलग अलग टाइप की होती है, ठीक है? किसी को कोई चीज़ सही लगती है, किसी को कोई चीज़ गलत, तो उसी तरीके से वैल्यूज़ क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है? अब जो वैल्यूज़ हैं वो सबसेट हैं एटीट्यूड का, यानी एटीट्यूड बड़ा है एंड वैल्यूज़ उसका सबसेट है। अब यहाँ पे जो लास्ट में एग्जाम्पल है ना, सिर्फ वो याद रखना, ठीक है? ऊपर की चीज़ रहे या ना रहे, ये याद रखना। तो इन लाइन से आपको याद रहेगा कि एटीट्यूड और वैल्यूज़ में क्या डिफरेंस है। तो वैल्यू क्या होती है हमारी? जैसे ऑनेस्टी, लॉयलिटी, ये हमारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है? अब आई लाइक ऑनेस्ट पीपल, आई लाइक लॉयल पीपल, ठीक है? तो ये क्या है? हमारा एटीट्यूड है। इसमें हमें पता चल रहा है कि हमें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ठीक है? और वैल्यूज़ में हमें एक कोई ऐसा ट्रेट है या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें मतलब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑनेस्टी है, ठीक है? तो ये एग्जाम्पल याद रखना है। आई लाइक ऑनेस्ट पीपल इज एटीट्यूड एंड ऑनेस्टी इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी इज वैल्यू, ठीक है? वैल्यूज़। नाउ हमारा एटीट्यूड जो है वो फॉर्म कैसे होता है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से सुनना है इसको। डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर हम कहीं पे डायरेक्ट पर्सनली कहीं पे इन्वॉल्व हैं और फॉर एग्जांपल जैसे आप किसी कैब कैब में बैठे एंड आपने कोई ट्रैवल किया, कोई लंबा ट्रैवल किया एंड आपने उसको जब पैसे दिए तो उसने आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया, जितना आपको दिखा रहा था उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया, ठीक है? तो आपका क्या हुआ? डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस गंदा हो गया, मतलब ख़राब हो गया कैब ड्राइवर्स के साथ, ठीक है? अब दूसरा देखना, दोनों को रिलेट करके समझाऊंगी। एसोसिएशन, अब एसोसिएशन में क्या होता है कि जो आपका डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ होता है कभी, वो उससे आप एसोसिएट करने लग जाते हो, ठीक है? अब आपका क्या हुआ था? कैब ड्राइवर्स के साथ एक बुरा एक्सपीरियंस था, तो वहाँ पे कभी भी आप जब नेक्स्ट टाइम कैब ड्राइवर के मतलब कैब में बैठोगे तो आपको एक दिमाग में रहेगा कि कैब ड्राइवर्स एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं, तो वो होता है एसोसिएशन। तो आपका एक एटीट्यूड बन गया कि कैब ड्राइवर जो हैं वो एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं, तो एक नेगेटिव एटीट्यूड वहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है? डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, फिर उससे हम एसोसिएट करने लग जाते हैं, तो उसे कहते हैं एसोसिएशन, ठीक है? देन इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, हमारा स्कूल हो गया, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो गए, तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारे एटीट्यूड पे बहुत फ़र्क डालती हैं, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट हम स्कूल्स में जाते हैं, डिफरेंट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, तो हमारा जो एटीट्यूड है वो भी डिफरेंट होता है। इकोनॉमिक स्टेटस और ऑक्यूपेशन, जब हम लोअर लेवल पे काम कर रहे होते हैं तो हमारा एटीट्यूड डिफरेंट होता है, ठीक है? जब हम हायर लेवल पे काम कर रहे होते हैं तो हमारा डिफरेंट होता है। तो इकोनॉमिक स्टेटस भी एक तरह का फैक्टर है जिससे एटीट्यूड फॉर्म होता है। देन मास मीडिया, अब मास मीडिया आप ध्यान से सोचो कि जो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, ठीक है? कई बार क्या होता है कि आप किसी एड पे रुक जाते हो एंड आपको लगता है कि राइट, ये तो मतलब कोई भी आपकी नीड जो चल रही होती है ना लाइफ में, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक फ़ोन खरीदना है, कोई नया एडवर्टीजमेंट आया है जिसमें किसी फ़ोन को वो एडवर्टाइज कर रहे हैं और आपको वो एकदम से बहुत अच्छा लग गया, ठीक है? तो आपका मान लो कि एक एटीट्यूड क्रिएट हो गया उस फ़ोन के लिए कि कितना अच्छा है ये, ठीक है? बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट आपका एक एटीट्यूड क्रिएट हो गया कि कितना अच्छा है। तो वो एडवर्टीजमेंट टीवी में हो, न्यूज़पेपर में हो, कहीं पे आपने होर्डिंग देखी हो, तो इस तरीके से जो मास मीडिया है वो भी हमारे एटीट्यूड को वो करता है, फॉर्म करता है, ठीक है? या फिर कुछ डिफरेंस लाता है उसके अंदर। तो ये फैक्टर्स हैं, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, आप खुद मुझे सोच के आप कुछ कमेंट करना अगर आपको और डिफरेंट फैक्टर्स कुछ समझ आते हैं तो, ठीक है? नाउ ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है? थ्योरीज ऑफ एटीट्यूड चेंज। अब आप एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनना, कॉग्निटिव डिसोनेंस, ये इस टर्म का मीनिंग याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब होता है कि हमारे ही अगर एटीट्यूड्स में, ठीक है, टू एटीट्यूड्स या बिहेवियर में इनकन्सिस्टेंसी हो, मतलब कि हम किसी एक चीज़ के बारे में दो डिफरेंट चीज़ें सोच रहे हैं, ठीक है? मतलब कि हम एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं हमें ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम दूसरी तरफ थोड़े से मतलब कंफ्यूज हैं कि नहीं ये मतलब बुरा तो नहीं है, ठीक है? तो एक किसी चीज़ या इंसान या पर्टिकुलर आइडिया के बारे में ऐसे थॉट्स होना जो आपस में ही कन्फ्लिक्ट कर रहे हों, तो वो होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होता है, मेंटल डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है, बिकॉज हमारा एक चीज़ के बारे में दो डिफरेंट यहाँ पे एटीट्यूड क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है? अब सेल्फ परसेप्शन थ्योरी जो है
वो क्या कहती है कि एटीट्यूड कॉज नहीं करता बिहेवियर को, बल्कि बिहेवियर कॉज करता है एटीट्यूड को। ठीक है, अब इसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे देखना कि एटीट्यूड क्या है, आई डोंट लाइक लिबरल पॉलिटिशियंस। ठीक है, तो बिहेवियर क्या आ गया कि मैंने कंजर्वेटिव्स के लिए वोट कर दिया। बट बेम्स की सेल्फ परसेप्शन थ्योरी कहती है कि बिहेवियर बताता है कि एटीट्यूड कैसा है, एटीट्यूड नहीं बताता। तो यहाँ कि मैंने क्योंकि वोट किया कंजर्वेटिव्स के लिए, तो इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे लिबरल पॉलिटिशियंस नहीं पसंद है। ठीक है, अब इसको भी मैं एक नॉर्मल लाइफ एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको कि फॉर एग्जाम्पल आप शॉप पे गए। ठीक है, आपके सामने दो चीज़ें रखी हैं, चॉकलेट्स एंड स्नैक्स। ठीक है, आपने वहाँ पे स्नैक्स उठा लिए। ठीक है, अब जो ट्रेडिशनल व्यू है उसमें क्या कहेगा कि एटीट्यूड है कि आई डोंट लाइक चॉकलेट, तो इसलिए मैंने स्नैक्स उठा लिए, तो वो बिहेवियर हो गया। लेकिन बेम्स परसेप्शन थ्योरी, सेल्फ परसेप्शन थ्योरी क्या कहती है कि क्योंकि आपने वहाँ पे जाके स्नैक्स उठाए, इसीलिए वो कंक्लूड कर देगी कि आपको चॉकलेट्स नहीं पसंद हैं। समझ आया? आई होप आपको थोड़ा सा समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो 2-3 बार इसको सुनो अच्छे से, इसको पढ़ो, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा व्यू है कि ट्रेडिशनल व्यू कहता है कि एटीट्यूड जो है वो बिहेवियर कॉज करता है, बट बेम्स सेल्फ परसेप्शन थ्योरी कहती है कि हम बिहेवियर से पता लगाते हैं कि एटीट्यूड कैसा है। ठीक है, सो हेयर आई एंड दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।